बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 20 का आखिरी लेक्चर है, जिसमें हम म्यूटेशंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली म्यूटेशंस का लफ्ज़ी मतलब है चेंज होना। तो अगर जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, जिसको हम जीन्स भी कहते हैं, जो डीएनए के अंदर सेव होती है, अगर उसमें कोई ऐसी चेंज आ जाए जो परमानेंट हो और वो चेंज आगे भी ट्रांसफ़र हो रही हो, जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी जा रही हो, तो ऐसी चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशंस। तो परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज के डीएनए परमानेंटली उसमें चेंज आना चाहिए। हेरिटेबल वालिदैन से बच्चों में भी मुंतकिल होती। तो इस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और ये चेंज किस में होती है? इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और वो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस किस में मौजूद होती है? जीन या क्रोमोसोम में। इसको म्यूटेशन कहा जाता है। अच्छा, म्यूटेशंस डीएनए में होती है और डीएनए की इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट होती है, क्योंकि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है। डीएनए एक सेल में बहुत सारा होता है। यानी अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में चूँकि काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स होते हैं और उन क्रोमोसोम में क्या मौजूद होता है? काफ़ी ज़्यादा अमाउंट डीएनए की होती है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दी गई है कि अगर एक एडल्ट हो, तकरीबन 18-20 साल का एक शख्स हो, अगर उसके सारे सेल से डीएनए को निकाल लिया जाए और फिर इस तरह लाइन में लगाया जाए, जैसे एक सेल के एक क्रोमोसोम का डीएनए ये आ गया, फिर अगले इस तरह ये, अगर हम इस तरह लाइन में लगाते चले जाएं तो ये तकरीबन 100 बिलियन किलोमीटर बनेगा। और ये डिस्टेंस जो जुपिटर और अर्थ है इसका तकरीबन 60 चक्कर लगा लेगा। यानी जो डिस्टेंस ज़मीन और जुपिटर का है तो उसका तकरीबन 60 गुना ज़्यादा ये डिस्टेंस बनता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा डीएनए एक शख्स के अंदर मौजूद होता है। बहरहाल म्यूटेशन होती क्यों है? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में कोई मिस्टेक हो जाए, उससे म्यूटेशन हो सकती है। या फिर जेनेटिक मैसेज को कोई डैमेज हो जाए। डैमेज कैसे हो सकता है? काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, काफ़ी सारी रेडिएशन है जो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, म्यूटेशन का मतलब है चेंज होना। म्यूटेशन दो तरह के सेल में हो सकते हैं, सोमैटिक सेल और जर्म लाइन सेल। सोमैटिक सेल वो होते हैं जो नॉर्मल बॉडी के सेल हैं, जैसे आँख का सेल है, कान का सेल है। अच्छा, अगर ये म्यूटेशंस इन सेल्स में हों तो ऑर्गेनिज्म इफेक्टेड होता है, वो आगे ट्रांसमिट नहीं होती। इस वजह से हम कहते हैं इट हैज़ लिटल एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। इसके एवोल्यूशन के लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। एवोल्यूशन क्या है कि एक स्पीशी के अंदर चेंज आती है और वो नई स्पीशी में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम क्या, एवोल्यूशन। अब अगर सोमैटिक सेल, एक नॉर्मल बॉडी के सेल के अंदर अगर कोई चेंज आ रही है, सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। सोमा हम किसको कहते हैं? बॉडी को कहा जाता है। तो एक बॉडी के सेल में जो चेंज आ रही है तो वो ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेगी। आँख के सेल में आ जाए, कान के सेल में आ जाए, स्टोमक के सेल में आ जाए, बाज़ दफ़ा कैंसर बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसके एवोल्यूशन के लिहाज से कोई सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि एवोल्यूशन अगले जनरेशन में जो स्पीशीज़ आती, स्पीशी की अगली जनरेशन जब आती है तो उनमें जो चेंजेस आ रही होती हैं, उन चेंजेस से जो नई स्पीशीज़ बन रही होती हैं उनको हम कहते हैं एवोल्यूशन। लेकिन जर्म लाइन सेल वो सेल होते हैं जिन्होंने गैमीट प्रोड्यूस करने, जिन्होंने गैमीट प्रोड्यूस करने, उनको हम जर्म लाइन सेल कहते हैं। तो अगर गैमीट के अंदर कोई म्यूटेशन चली गई है तो सब्सिक्वेंट जनरेशन, तो उन गैमीट से बनने वाली जो जनरेशन है सब्सिक्वेंट, फ़ौरन बाद को कहा जाता है, तो उनमें ये म्यूटेशन जब जाएगी, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो म्यूटेशन, स्टूडेंट ये समझते कि म्यूटेशन हमेशा नेगेटिव होती है, बाज़ म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकती है कि वो किसी स्पीशी के सर्वाइवल के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो नेचर क्या करती है? ऐसी म्यूटेशंस जिसकी वजह से एक स्पीशी के अंदर पॉजिटिव चेंज आया है, नेचर उस पॉजिटिव चेंज को बरकरार रखती है, उसको मज़ीद प्रमोट करती है। अगर इसी तरह काफ़ी सारी म्यूटेशन एक ऑर्गेनिज्म में आ जाएं और वो पॉजिटिव म्यूटेशन हो, उनकी वजह से ऑर्गेनिज्म की नेचर चेंज हो जाए, ऑर्गेनिज्म की नेचर चेंज होने को हम कहते हैं ये नई स्पीशी बन गई। तो बाज़ दफ़ा ये जो जर्म लाइन एंड ऐसे म्यूटेशन जो गैमीट्स को इफ़ेक्ट करें और गैमीट्स की वजह से अगली जनरेशन इफ़ेक्टेड हो, तो अगर वो पॉजिटिव है तो नेचर उन पॉजिटिव म्यूटेशन को प्रमोट करती है, एक स्पीशी के
करैक्टरिस्टिक का हिस्सा बना देती है। अगर काफ़ी सारी करैक्टरिस्टिक म्यूटेशन की वजह से चेंज हो जाएं और स्पीशी का परमानेंट करैक्टरिस्टिक बन जाए तो हम कहते हैं ये नई स्पीशी बन जाती है। तो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द नेचुरल सिलेक्शन फॉर एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन हुई इसी तरह हो रही थी, जेनेटिक मटेरियल बदलता है, बदलने से अगर वो डिजीज़ के ज़ुमरे में आ जाए कि उससे बॉडी को नुकसान होना शुरू हो जाए तो नेचर उसको प्रमोट नहीं करती, नेचर उस म्यूटेशन को ख़त्म करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर पॉजिटिव म्यूटेशन आ जाए जो नेचर सेलेक्ट कर ले तो वो फिर आगे जो उस स्पीशी का एक परमानेंट करैक्टरिस्टिक बन जाती है। अच्छा, उसके बाद म्यूटेशन दो तरह की है। एक को हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन। एबिरेशन का मतलब है बिग, बड़ा, किसमें क्रोमोसोम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आ सकती हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे हज़ारों जीन होते हैं। अगर पूरा क्रोमोसोम मिस हो जाए या फिर आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा आ जाए तो फिर काफ़ी सारे करैक्टर या तो एडअप हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, या फिर काफ़ी सारे करैक्टर मिस हो जाएंगे। तो दोनों केसेस नुकसानदेह हैं। तो इस वजह से इनको हम कहते हैं मेगा चेंजेस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होता है कि या तो पूरा क्रोमोसोम लॉस हो जाता है या पूरा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, या बाज़ दफ़ा क्रोमोसोम के एक बड़ा हिस्सा उसमें डिलीशन हो जाती है या इंसर्शन या इन्वर्शन। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कहता हूँ क्रोमोसोम है ये इसके 3 बड़े हिस्से हैं। अगर ये मिस हो जाए, ए और सी रह जाए, हम इसको कहेंगे डिलीशन। अगर इस तरह हो जाए कि बाद दफ़ा एक और इजाफी हिस्सा आके लग जाता है, जैसे मैं कहता हूँ बी और यहाँ सी लगना है, इसके साथ एक और सी आके लग जाता है, तो अब ये हम कहेंगे इंसर्शन के नया पोर्शन ऐड हो गया। अगर बाद दफ़ा ये होता है कि ये जो हिस्सा है वो टूट के सिर्फ अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, यानी आप कह सकते हैं सी ऊपर आ जाए, बी दरमियान में रहे, ए नीचे आ जाए, पूरा पोर्शन अब उल्ट हो गया है, 180 के एंगल पे ट्विस्ट कर गया है, इसको हम कहते हैं ये इन्वर्शन है। तो तीनों केसेस के अंदर जो जीन्स है वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, क्रोमोसोम्स के अंदर जो करैक्टरिस्टिक है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। अब चूँकि क्रोमोसोम पे हज़ारों जीन्स होते हैं तो इस तरह की चेंजेस हज़ारों करैक्टरिस्टिक को इफ़ेक्ट करती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ये सिंड्रोम काज करती हैं। सिंड्रोम डिजीज़ के मजमूए को कहा जाता है। अगर एक करैक्टरिस्टिक ख़राब, हम कहेंगे इसको बीमारी है। अगर काफ़ी सारी करैक्टरिस्टिक ख़राब हो जाए तो फिर हम कहते हैं ये बीमारियों का मजमूआ है, जिसको सिंड्रोम कहा जाता है। जैसे लाइनफेल्टर, ये हमने पढ़े हुए हैं सर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर भी इसको डिस्कस किया गया था कि लाइनफेल्टर में क्या होता है, क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं या 48। तो ये आमतौर पे नंबर ऑफ़ एक्स क्रोमोसोम को ज़्यादा करते हैं, नंबर ऑफ़, वैसे एक मेल के अंदर होने चाहिए एक्स और वाई, तो इसमें क्या होता है कि एक्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम है वो कम हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं, यानी जो नॉर्मली जो पेयर है वो तो या तो एक्स एक्स होना चाहिए या एक्स वाई होना चाहिए, तो इस केस में जो दूसरा अपोजिट पार्टनर है वो नहीं होता, यानी एक्स ओ होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाती है। अच्छा, जो डाउन सिंड्रोम है इसमें भी क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसमें 21 क्रोमोसोम ये ज़्यादा होता है। तो बहरहाल क्रोमोसोम ज़्यादा हो या कम हो तो इसकी वजह से फिर सिंड्रोम होते हैं, काफ़ी सारी करैक्टरिस्टिक ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन क्या है कि अगर एक जीन के जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें माइनर सी चेंज आ जाए कि एक आधा न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो जाए या डिलीट हो जाए या इन्वर्ट हो जाए, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो चंद बेसिस के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो चेंजेस हैं उनको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। नाम से जाहिर है कि एक छोटे से पॉइंट पे म्यूटेशन आ गई है। तो अल्टरनेशन ऑफ वन और फ्यू बेसिस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोडिंग जीन, कि वो जीन्स वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जो जीन का कोड बना रही हैं उनमें एक या चंद बेसिस के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये पॉइंट म्यूटेशन है। तो पॉइंट म्यूटेशन हमेशा चंद बेसिस के अंदर तब्दीली को कहा जाता है।
अच्छा, इसकी वजह से भी मैसेज इफेक्टेड होता है कि ये जो मैसेज है वो इटसेल्फ इफेक्टेड होता है। लेकिन आमतौर पे इस केस के अंदर जो मैसेज जहाँ प्रॉब्लम आया है सिर्फ वही करैक्टरिस्टिक आमतौर पे क्या होती है, इफेक्टेड होती है, क्योंकि एक जीन में प्रॉब्लम आता है। काजिज इसके क्या हो सकते हैं कि रेप्लिकेशन एरर, कि रेप्लिकेशन के वक्त ये बेसिस गलत लग सकती हैं, या म्यूटाजेंस, जैसे काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, काफ़ी सारी रेडिएशन है जो डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जब इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं तो उनसे रिलीज़ होने वाले केमिकल और रेडिएशंस बहुत ज़्यादा, फिर ये आजकल ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम वो ज़्यादा इसी वजह से होना शुरू हो गए, क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं, ये जेनेटिक मैसेज को चेंज कर सकती है, डीएनए को डैमेज कर सकती है। आगे पॉइंट म्यूटेशन में दो एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई हैं, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल केटोन यूरिया। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो जीन है वो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में फ़र्क है, एक नॉर्मल और सिकल सेल हीमोग्लोबिन के जो जीन्स हैं उसमें सिर्फ एक जगह के, नॉर्मली में थायमीन होनी चाहिए थी, उसके जगह सिकल सेल हीमोग्लोबिन वाले जीन में एडिनिन आ गई, जिसका इफेक्ट क्या हुआ कि ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन लगा। और ये छठी पोजीशन पे आमतौर पे होता है। अगर हम एंड से स्टार्ट करें बीटा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जो हीमोग्लोबिन है उसमें दो किस्म की चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन में, एक को हम कहते हैं अल्फा चेन, एक को हम कहते हैं बीटा चेन। अब बीटा चेन्स में 146 अमाइनो एसिड होते हैं, तो इस 146 में से अगर हम एंड से स्टार्ट करें 146, 145, 144, 143, तो जो छठा अमाइनो एसिड है इट शुड बी ग्लूटामिक एसिड, लेकिन उसकी जगह क्या लग जाता है, विलाइन लग जाता है। अच्छा, विलाइन के लगने से आमतौर पे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है गोल, और गोल स्ट्रक्चर के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये गोल की बजाय ये सिकल शेप में आ जाता है ऐसे, और इसकी जब टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का ख़राब हो जाए तो वो फिर फंक्शन परफॉर्म करने की उसके अंदर सलाहियत नहीं होती। अब हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या, ऑक्सीजन को कैरी करना, तो ऑक्सीजन अगर प्रॉपरली कैरी नहीं होगी तो डेथ हो जाएगी। अच्छा, फिनाइल केटोन यूरिया में क्या होता है कि यहाँ एक जीन, उसमें जी की जगह ए लग जाता है, जिसकी वजह से ये वाला जो एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, अब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज ने क्या करना है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना है, टायरोसिन, और बाज़ केसेस में टायरोसिन ने डोपामीन बनाना है ब्रेन के अंदर। अब अगर सपोज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज इस म्यूटेशन की वजह से प्रॉपरली ना बने तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और फिनाइल एलानिन ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा तो जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन, जहनी सलाहियत कम हो जाएगी। अगर बचपन में ये ब्रेन में डिपॉजिट हो जाए तो ब्रेन सही तरह डिवेल्प ही नहीं होता, और इवन फिर जो बच्चा है, इन्फेंट कहते हैं 1 से 2 साल के बच्चे को, तो उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती हैं कि जीन के सिर्फ एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाती है, चेंजेस होती हैं, और ज़्यादातर जीन का हिस्सा क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। लेकिन इसकी वजह से भी इतने सीवियर किस्म के प्रॉब्लम होते हैं कि बाज़ केसेस में जो ह्यूमंस हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो टेबल आपकी बुक में बना हुआ है वो नेचर ऑफ म्यूटेशन बताई गई है कि म्यूटेशन किस किस्म की हो सकती है। अच्छा, पहले केस में ये क्रोमोसोम का पार्ट है, उस पर 3 जीन है A, B, C। अच्छा, ये 3 पॉइंट म्यूटेशन के लिहाज से टाइप बनाई गई है। सब्स्टिट्यूशन कि कुछ बेसिस रिप्लेस हो जाती हैं दूसरी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बदल देना। जैसे यहाँ क्या हुआ है कि थायमीन को एडिनिन ने बदल दिया, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं प्रोटीन सही तरह काम ही नहीं कर रही। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो कुछ बेसिस ऑलरेडी मौजूद होती हैं उनको रिप्लेस करके नई बेसिस लगा दी जाती हैं। तो जो प्रोटीन बनेगी इस बी जीन की वजह से वो इनएक्टिव होगी, क्योंकि जाहिर बात है जब बेसिस बदलेंगी तो अमाइनो एसिड के कोड बदल जाएंगे, और कोड के बदलने से जब अमाइनो एसिड ही गलत लग गया तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा और वो प्रोटीन सही तरह काम नहीं करेगी, वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो बी प्रोटीन इज इनएक्टिव, चेंज इन अमाइनो एसिड डिस्टर्ब द फंक्शन। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बेसिस ऐड हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि एक बेस को
रिप्लेस करके नई बेस लगा दी गई। इसमें क्या होगा कि नई बेस ऐड हो गई, यानी पहले जीन इतना सा था, अब जीन इसकी वजह से इतना बड़ा हो गया। अब जो इंसर्टेड मटेरियल है, कि जो नया मटेरियल इंसर्ट हुआ है, उसकी वजह से जाहिर बात है नए अमाइनो एसिड लगेंगे। और जाहिर बात है अगर अमाइनो एसिड चाहे वो ऐड हो या डिलीट हो या रिप्लेस हो, तीनों केसेस के अंदर एडिशन हो अमाइनो एसिड की, या आप कह सकते हैं डिलीशन हो, या फिर रिप्लेसमेंट हो, तीनों केसेस में प्रोटीन सही तरह काम नहीं करती, प्रोटीन इनएक्टिव बनती है। तो यहाँ बी इज़ इनएक्टिव क्योंकि इंसर्टेड मटेरियल डिस्टर्ब द शेप ऑफ प्रोटीन। अच्छा, यहाँ क्या होता है कि जो प्रोटीन जीन है उससे कुछ बेसिस हैं वो निकल जाती हैं। अब जाहिर बात है जो चीज़ निकली है तो वहाँ जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिलीट हो गई, तो वही इन्फॉर्मेशन प्रोटीन से भी डिलीट हो जाएगी और जाहिर बात है जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव बनेगी। तो बी इज़ इनएक्टिव ड्यू टू मिसिंग ऑफ पोर्शन ऑफ प्रोटीन। ये तो है पॉइंट म्यूटेशंस कि इसमें चंद बेसिस क्या हो रही हैं, रिप्लेस हो रही हैं या ऐड हो रही हैं या डिलीट हो रही हैं। दूसरा, चेंजेस इन जीन पोजीशन के बाद दफ़ा पोजीशन जीन्स की बदलने की वजह से भी प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। अच्छा, बाज़ केसेस में ये हो सकता है ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। जैसे एक शख्स है वो एक पोस्ट पे सही काम कर रहे हैं, आप उसकी पोस्ट को बदल दें, या एक रूम में वो सही काम कर रहा है आप उसको दूसरे रूम में ले जाएं, तो हो सकता है वहाँ वो उससे अच्छा काम करे, हो सकता है वो वहाँ उससे अच्छे काम ना करे। तो जब आपने जीन की पोजीशन बदली, जैसे यहाँ बी नॉर्मल केस में पहले था, सी बाद में था, अब इसमें क्या हो गया कि बी बाद में हो गया सी, हो सकता है ये जो नई पोजीशन इसको मिली है, नई पोजीशन मिली है, तो उस पोजीशन में दो पॉसिबिलिटी हैं कि जो बनने वाली प्रोटीन्स हैं, अब जाहिर बात है क्योंकि नए घर के अंदर नया इन्वायरमेंट होगा, नए तरीके से काम होगा। अब वो जो नए तरीके से काम हो रहा है वो हो सकता है पहले से बेहतर भी हो सकता है पहले से बेहतर ना भी हो, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो इसी वजह से जो बी प्रोटीन है जो बनाया जा रहा है वो नई लोकेशन में डिफरेंट अंदाज में रेगुलेट होगी। तो हो सकता है बी प्रोटीन में करैक्टर अच्छे डेवलप हो जाएं, हो सकता है बी प्रोटीन में करैक्टर अच्छे डेवलप ना हो। इसी तरह क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट से क्या मुराद है कि बी जीन यहाँ से निकला क्रोमोसोम के किसी और हिस्से में जाके लगे, तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम, नई लोकेशन आएगी, नया इन्वायरमेंट मिलेगा, मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन बदल जाएंगे। मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन बदलने की वजह से ऑटोमेटिकली वो प्रोटीन डिफरेंट अंदाज में उसको बनाया जाएगा। तो हो सकता है वो पहले से बेहतर हो सकता है वो पहले से बेहतर ना हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। खैर, जब भी कोई म्यूटेशन आती है तो मैंने पहले भी बताया था दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं। वो म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, वो ऑर्गेनिज़म के लिए अच्छा करैक्टर भी साबित हो सकती है, वो ऑर्गेनिज़म के लिए डिजीज़ की शक्ल में भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो बहरहाल म्यूटेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर 20 हमारा एंड हुआ, बहुत ही मुश्किल चैप्टर था, कंसेप्चुअल भी है और ख़ास तौर पे एमडी कैट के लिहाज से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।